Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. चलिए. ओके. फर्स्ट लेट मी टेल यू, कल हमने टॉपिक एक पढ़ा था. And the topic was from the chapter dual nature of matter and radiation. और मैंने बोला था ये लास्ट टॉपिक है, बट एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. बट yesterday I was going through the syllabus, वो टॉपिक सिलेबस में ऐड ही इस बार मुझे दिखा ही नहीं. सो मे बी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था वो ब्रैकेट्स में लिखे होते थे कि एप्लीकेशंस थी कुछ या फोटोवोल्टिक सेल थे कुछ, बट आई वाज चेकिंग द सिलेबस. अब मुझे इस बार वो नहीं दिखे. लेट मी शो यू. जैसे ही ओपन होगा आपको बता दूंगा. तो वो टॉपिक अब हम नहीं डिस्कस करेंगे. तो दैट्स व्हाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी खत्म हो चुके हैं. चैप्टर इज ओवर. उस टॉपिक हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई टॉपिक रहा तो नहीं है. सो लेट मी शो यू. इट विल टेक सम टाइम. थोड़ा ब्लर है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या ऑलमोस्ट सारा ही हो गया टू लेक्चर का. ओके. आई होप नाउ इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. सो हम ये कर रहे थे चैप्टर यूनिट नंबर 7, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. तो इसमें तो पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी. डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में बेसिक्स क्या है हमारे. वो यही कहते थे कि मैटर और जो रेडिएशंस है या एक पार्टिकल है वो डुअल नेचर कैरी कर सकता है. वो एक वेव भी बन सकता है, वो एक मैटर भी बन सकता है. दैट वाज द इंट्रोडक्शनल पार्ट. और अगर पार्टिकल है तो कौन सा पार्टिकल है, तो मैंने आपको बताया था फोटॉन होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमने. ठीक है. फिर सेकंड हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, और उस इफेक्ट को जिसने किया था हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स, उसकी ऑब्जर्वेशंस भी हमने देखी. उनके हमने फिर कंक्लूजन्स निकाले, उनके हमने ग्राफ्स डिस्कस किए. देन उस इफेक्ट को लेकर आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन दी. ठीक है. और आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में जो जो हमने पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए, और आइंस्टाइन ने फिर वो लॉज की वेरिफिकेशन भी दे दी थी. देन मैटर वेव्स, जो डी ब्रॉगली ने बताई कि मैटर वेव बन सकती हैं. देन वो डी ब्रॉगली हमने रिलेशन किया. फिर जो लास्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स भी हमने डिस्कस की कि क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या ऑब्जर्वेशन थी, और उसका कंक्लूजन डिस्कस किया कि कैसे हम इस नतीजे पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर कैरी कर सकता है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल जब हम उस एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइड करते थे. और एक पर्टिकुलर एंगल 50 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम स्कैटरिंग इंटेंसिटी होती है, और उस वक्त वोल्टेज 54 होती है. तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 7 सॉरी, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी ओवर हो चुके हैं. तो आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7, विच इज एटॉमिक न्यूक्लियाई. तो इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे. एटम्स को पहले डिस्कस करेंगे, देन न्यूक्लियाई को बाद में डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टॉप हियर शेयरिंग. हाँ जी. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द एटम. एटम से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की. ठीक है. अब एटम बेसिकली, एटम जो है वो कहते हैं एक ग्रीक वर्ड से डिराइव
किया गया है, एटमोस, जिसका मतलब होता है जो इनडिविजिबल है, जो और ब्रेकेबल नहीं है, मतलब ये सबसे छोटा है, इसको अब और हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, इट इज स्मॉलेस्ट। ये पहले ऐसा माना जाता था। और जो इंडिया में थे फिलोसफर, वो 9th की बुक में नाम आता है, कन्नड़ कनाड ऐसे कुछ नाम था, सेंट कनाद, उसने भी बोला था कि हर एक मैटर एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होता है, उस पार्टिकल को नाम दिया गया था परमाणु। 9th की बुक में ये वर्ड आता था, परमाणु नाम दिया गया था उसे, एटम को। और ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस, उसने फिर बताया था कि इस इंडिविजुअल पार्टिकल को हम नाम देंगे एटम का। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द एटम। अब एटम के बारे में हमने ये फिर मान लिया कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, तो एटम के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरीज आने लगी, हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था, बट हम उनके नाम लेंगे जो ज्यादातर फेमस हुए। जैसे डेल्टन की थ्योरी की आपने सबने सुना होगा, डेल्टन थ्योरी, डेल्टन का नाम बड़ा आता है। सो नियर अबाउट 1800 ईस्वी के अराउंड डेल्टन ने अपनी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी ने उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। उसने अपनी थ्योरी में भी ये बताया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, और ऐसा बिलीव किया जाता था कि एटम ही स्मॉलेस्ट है। और ये बाद में हमने रियलाइज किया कि नहीं, बाद में ऐसी रिसर्चेज हुई जिसमें हमें ये मानना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम भी किन्हीं और पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है। हम इतना मान चुके थे कि हर एक मैटर का एटम अलग अलग होता है, क्योंकि हर की मैटर, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होता है, हम वो दिख रहा है। तो इतना हमें पता था कि अगर ये मटेरियल अलग अलग है, ये गोल्ड है, ये आयरन है, ये वुड है, ये प्लास्टिक है, मतलब अलग अलग मटेरियल है, तो इतना हमें पता था कि इनके एटम भी अलग अलग होते हैं, एटम अलग अलग होंगे। बट हम बोलते थे कि एटम सबसे छोटा है। बट ऐसी क्या चीजें हुई कि बाद में पता लगा कि नहीं, कि एटम्स जो है वो कुछ और स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए हैं। सो ऐसा तब रियलाइजेशन हुई कि जब हमारी कोई बॉडीज ना रेडिएशन एमिट करना शुरू करती थी, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स में ये हमें दिखता था कि अलग अलग मटेरियल से ना अलग अलग तरह की रेडिएशन निकलती हैं, अलग अलग रंग होते हैं। तो यहां से उनके माइंड में ये चीजें आने लगी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं। सो ये बोला गया कि जो भी एमिशन करती है, जो भी एटम स्पेक्ट्रम देती हैं, ये उनमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ये रेडिएशन एमिट हो रही है। इसका मतलब उस हर एक एटम के अंदर भी कुछ ऐसा है बिकॉज ऑफ विच लाइट इज एमिटिंग, रेडिएशंस आर एमिटिंग। आजकल हमें तो पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से ही रेडिएशन निकलती हैं, वही लाइट जो निकलती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकलती है। बट पहले उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का तो पता ही नहीं था ना, बट उन्हें इतना पता लग चुका था कि देयर इज समथिंग इनसाइड द एटम बिकॉज ऑफ विच देयर आर atoms are emitting different kind of spectrum, they are giving different type of radiations। तो ये चीजें यहां से हमें पता लग चुकी थी कि एटम के अंदर कुछ और है। चलिए इस कहानी को आगे लेके जाते हैं। देन सबसे फेमस जिसका नाम आता है, जिस इंसान ने पहली बार एक अपना मॉडल दिया, एक अपना मॉडल ऑफ एटम पेश किया कि अगर एटम होगा तो कैसा होगा, उसका नाम है जे जे थॉमसन। डेल्टन ने तो 1800
के आसपास दिया था अपना एटम की होता है स्मॉलेस्ट, बट ये उसे नहीं पता था कि उसके अंदर भी कुछ है। 1800 के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ लोगों ने ऑब्जर्वेशंस की, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे पता लगा कि नहीं, कुछ और भी अंदर है एटम के। देन जे थॉमसन ने अपनी ओर से एक कोशिश की और बताया कि एटम किन पार्टिकल्स का मिलके बनता है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने अपनी जो स्टडी थी उस पर फिर अपना काम किया, और आपको याद भी होगा जे थॉमसन का फेमस मॉडल प्लम पुडिंग, या लाइक ए वाटरमेलन ले सकते हो, वो उसके एटम का मॉडल था। उसके अकॉर्डिंग की जो एटम होता है वो ऐसा दिखता है। चलिए उसकी भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा था, उसके कहने का मतलब क्या था। हाँ जी, कहाँ गया, ये था उसका मॉडल। सो अब देखो, उसने ये बताया कि उसने अपना ये एक एटम का मॉडल प्रपोज किया, और उसने बताया कि जो हर एक एटम है ना, वो एक सफेरिकल फॉर्म में है, एक सफेयर में है, और वो सफेयर पूरा का पूरा पॉजिटिव है। हर एक एटम, जैसे एक वाटरमेलन ले लो, सफेरिकल, ऑलमोस्ट सफेरिकल है वो, उसके अंदर जो रेड पोर्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिव है। और उस पॉजिटिव के अंदर, लाइक जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वो सीड्स जैसे रैंडमली प्लेस किए होते हैं अंदर वाटरमेलन के, वो एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो डेल्टन ने ये बताया कि जो सफेयर होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं। और उसने अपनी थ्योरी में क्या बताया, उसका ये मानना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो अंदर रैंडमली एम्बेडेड है, ये पक्का हार्मोनिक ऑसिलेशंस देते हैं। ये अपनी ही जगह पर रह के, जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अपनी ही जगह पे रह के कभी इधर वाइब्रेट होकर जाता है, और कभी लेफ्ट और कभी राइट, लेकिन अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाते। उसका ये मानना था, और उसका ये कहना था कि इसी वाइब्रेशन की वजह से वो अपने में से लाइट एमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज दी, एक उसने जो एज्यूम किया था, कोई चीज का प्रूफ नहीं था, उसकी एक एजम्पशन थी। आल दो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन होता भी क्या हमें नहीं पता था। नहीं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पता था, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये नहीं पता था। डेल्टन के टाइम इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन का पता था, बट पॉजिटिव का कुछ ज्यादा नहीं पता था। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी, बट ये थ्योरी का फेलियर भी हुआ। इस थ्योरी के फेलियर क्या क्या थे, वो फेलियर कुछ ऐसे थे कि उसने सक्सेसफुली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि थर्मियोनिक एमिशन क्यों होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते हैं, एमिशन इनकी होती है, वो क्यों होती है। वो ये नहीं बता पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट क्यों हो जाते हैं, वो तो अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट होते हैं, बाहर क्यों निकलते हैं। He could not explain the concept of ionization, that the amount of energy required to take out the electron, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आता है, बिल्कुल नहीं वो पता लगा पाया। ना ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाया कि स्कैटरिंग क्यों होती है अल्फा पार्टिकल्स की जब उन्हें एटम्स की ओर थ्रो किया जाता है।
कई सारी उसकी ड्रॉबैक्स थी। और सबसे मेन चीज जिसने ये बताया था कि एटम के अंदर कुछ और है, कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, हर एक एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है, वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सो दिस मॉडल वाज डिसरिगार्डेड, इसको ज्यादा माना ही नहीं गया। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एटम के बारे में। बट इसने एटम में एक अच्छी बात भी बताई थी कि एटम एक न्यूट्रल है। देखो, उसे पॉजिटिव के बारे में नहीं पता था, उसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में पता था। तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है, वो हमें पता है, तो पूरा सफेयर एक पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल जो एटम की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, वो न्यूट्रल ही रहेगा। सो दिस वाज द जे थॉमसन मॉडल। इसके बाद एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप सबको पता है वो क्या होता है। इट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और बेसिकली ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक नया मॉडल ऑफ एटम बना था। पहले कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो डिस्कस हमने की सारी। हाँ, लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके ओके, हाँ लिमिट होगी। हाँ, नाउ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स दिए गए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको बता दूं। अल्फा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो चार्ज होता है ना, चार्ज, वो प्रोटॉन का ट्वाइस होता है। चार्ज इज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, मतलब टू पॉजिटिव कह दो, अगर एक प्रोटॉन का वन पॉजिटिव है तो इसका ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है। और जो इसका मास है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो भी ले लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सेम ली जाते हैं मास। तो मास इज 4 टाइम्स एंड चार्ज इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। ये एक पार्टिकल लिया गया, अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? ये सिर्फ हमारे जो हम कहते हैं, या तो कुछ जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जो रेडिएशन एमिट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो ऐसे रेडिएशन एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया, बीटा पार्टिकल्स को एमिट किया, या गामा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं वो। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में अगर रियलिटी में देखा जाए, रदरफोर्ड वाज जस्ट इट गाइड। वो वहां पे गाइड था। आपको बता दूं, जब रिसर्चेज होती है ना, रिसर्चेज में मेन काम जो ज्यादा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हार्डवर्क वाला काम जो होता है, मीन्स हर चीज को सेट करना, लगाना, वो स्टूडेंट्स का होता है, स्कॉलर्स जो होते हैं। रदरफोर्ड उनका गाइड था, जो उनको बताता था कि ऐसा हमने ये करना है, वो करना है। तो जो यहाँ पे लिखे होते हैं कोलैबोरेटर, बेसिकली वो उनके स्टूडेंट है, उनके डिसिपल है। उन्होंने रदरफोर्ड की हेल्प की। रदरफोर्ड का एक आइडिया था, ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और गीगर और मार्सडन उसके स्टूडेंट थे। और जो मार्सडन था, वो सिर्फ, वो उस समय अंडर ग्रेजुएट था। एज उसकी कहते हैं कि 20-21 साल की थी, ज्यादा नहीं थी। तो ये उनके कोलैबोरेटर थे, उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गीगर एंड मार्सन, बट आइडिया, उनको जो गाइड कर रहा था वो था रदरफोर्ड। देन एक्सपेरिमेंट क्या था उसकी बात कर लेते हैं। आई होप आपको एक
सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको विजिबल होगा, ठीक है। पहले बता दो एक्सपेरिमेंट सेटअप विजिबल है कि नहीं है। हाँ जी, इज दिस Sir, it's visible. visible? Okay, thank you. हाँ, so this is रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक तो एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया जाता है। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये एक सोर्स है, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। दिस इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी है कि वो हीलियम के एटम्स को थ्रो करे, और हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को बोला जाता है कि वो हीलियम्स के इक्वल है, क्योंकि हीलियम्स का भी जो चार्ज होता है वो 2 होता है, हीलियम का मास भी 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। सो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमारे, और इसको रखा जाता है एक लेड कैविटी के अंदर। यू नो लेड कैविटी की, लेड की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड की एबिलिटी है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो काम करते हैं न्यूक्लियर स्टेशंस पे, वो जो सूट पहनते हैं ना, वो भी उसमें भी लेड होता है। लेड की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट सिर्फ एक जगह थोड़ा सा होल होता है, यहाँ पे होल होता है जहां से सिर्फ रेडिएशंस को एलोक किया जाता है कि वो स्ट्रेट जाए, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाए। बाकी जो इधर रेडिएशंस जा रही हैं अल्फा पार्टिकल्स की, इधर जा रही हैं इधर जा रही हैं, वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके आगे कॉलीमेटर होता है। बेसिकली कॉलीमेटर एक होल सा होता है, एक पतला सा होल, छोटा सा होल, कि अगर ऐसे मैं बना दूं ये सेटअप, ऐसे होगा ना, ये ऐसे ऐसे, सिर्फ छोटी सी स्पेस रखेंगे बीच में से, इस स्पेस में से इसको बोला जाता है कॉलीमेटर, और इसमें से स्ट्रेट निकलती हैं हमारी अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशंस, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो लेड कैविटी के अंदर सोर्स रखा गया था, और एक नैरो बीम निकलती है यहां से। और नैरो बीम के आगे हमने क्या रखा हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर सा दिखेगा ये है हमारी गोल्ड फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल सबने सुनी होगी, वो पतली सी एल्यूमिनियम को बीट करके उसको बिल्कुल थिन बना दिया जाता है। और गोल्ड फॉइल की जो मेलेबिलिटी है, वो प्रॉपर्टी जिससे वो पतली सी थिन बन जाती है, वो तो काफी एक्सट्रीमली ज्यादा है। और कहते हैं, मैंने एक्चुअली देखा नहीं बट ऐसा होता है, बुक्स में पढ़ा गया है, मैंने देखा था कि इतनी पतली थिन शीट बन जाती है कि वो विजिबल भी नहीं हो पाती, इतनी थिन बन सकती है कि उसको बीट करें, इतनी पतली शीट बन जाएगी कि वो विजिबल भी ना हो। ऐसे थोड़ी सी ऐसे लगेगा कुछ है यहाँ पे, बट वी कैन सी थ्रू इट, इतनी पतली शीट बन सकती है। इसलिए गोल्ड फॉइल लिएगी ताकि उसका साइज जो हो कुछ एटम्स का साइज हो जाए, और हम जब टकरा रहे हैं वहां पे सिर्फ एटम्स हो, सिर्फ एटम्स, पूरी बॉडी ना हो, हंड्रेड्स ऑफ एटम्स हो, ऐसे कुछ। ओके, और इसकी कहते हैं जो थिकनेस थी, इट वाज नियर राउंड, वो कितनी छोटी वैल्यू है, कितनी छोटी, 2.1 इंटू 10 2.1 10⁻⁷ मीटर। तो नियर अबाउट नैनोमीटर तक तो जा ही रही है। नैनोमीटर -9 होता है, ये 7 है। इतनी छोटी कि विजिबल भी ना हो, ये है इसकी थिकनेस गोल्ड फॉइल की। इसके अलावा गोल्ड फॉइल के अलावा हमने एक डिटेक्टर लिया। अब कुछ बच्चे बोलते सर ये डिटेक्टर, जो बच्चे ये वाली डायग्राम फॉलो करते हैं ना, ये जो नीचे वाली डायग्राम दी गई है जहां पे ये सोर्स है, यहाँ पे लेड ब्रिक्स रखी गई हैं ताकि जो यहाँ पे रेडिएशन जाए एब्जॉर्ब कर ले, यहाँ पे जाए एब्जॉर्ब कर ले, सिर्फ वही जा पाए इसमें से जो सीधी। दोनों तरह के सेटअप यूज किए जाते हैं, बेसिक सेम ही है। और ये पतली सी गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पे बच्चे पेपर में डायग्राम बनाते हैं डिटेक्टर की। अब ये डिटेक्टर कोई मशीन नहीं है, ये एक जिंक सल्फाइड का मटेरियल है।
इट इज जिंक सल्फाइड। यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं होती कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए या जो भी आ रहा है क्या आ रहा है। ये सिर्फ क्या करता है जिंक सल्फाइड, इस पे जब कोई भी पार्टिकल टकराते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ही थे यहाँ पे जो टकरा रहे थे, ये ग्लो करता है, ये रेडिएशन निकालता है, इसमें स्पेक्ट्रा बनता है एक। जहां जहां पे ज्यादा पार्टिकल टकराएंगे वहां पे ज्यादा लाइट, मान लो यहाँ पे टकरा रहा है, ज्यादा लाइट आती है यहाँ पे। तो इससे ये पता लगता था कि अगर कम कम लाइट आ रही है, जहां मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने कोई एरो नहीं दिख रहा ना आपको, गोल्ड फॉइल से एरो टकरा के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ऐसे, जहां पे एरो नहीं ना, तो वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे लाइट ही नहीं आई। दिस शोज कि कोई इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर यहाँ नहीं गया, यहाँ पे ज्यादा आ रही है, और यहाँ पे इस पोर्शन में लाइट एमिशन शुरू हो गई, दिखना हो गया शुरू कि जैसे एक पता ना जो रेडियन जो होता है ग्लो करता है रात में, कुछ वैसा ग्लो यहाँ पे दिखता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। तो ये एक तरह से हमारा एक डिटेक्टर बन गया। आजकल तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डिटेक्टर है जो काउंट कर लेता है कि क्या आ रहा है, वो मशीन्स है आजकल, बट पहले ये था, यूज होता था। और ये सारा एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया जा रहा था, इट वाज इनसाइड द इवैक्यूएटेड चैम्बर, ताकि ऐसा ना हो कि हवा के पार्टिकल से टकराने लगे अल्फा बीम्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सो ऑन सो ऑन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल्स जाते हैं, गोल्ड फॉइल से टकराते हैं, और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद हमें जिंक सल्फाइड में किसी पार्टिकल्स की डिटेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिटेक्शन होती है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखते हैं और कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हमें कम कम दिखते हैं। तो चलिए वन बाय वन उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, और देखेंगे कि किस किस एंगल पे ज्यादा स्कैटरिंग हुई और किस किस एंगल पे कम कम स्कैटरिंग हुई। तो आज हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ही डिस्कस करेंगे, इसके कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए ये है हमारे कंक्लूजन्स, जिसको हम पहले ग्राफ में आपको समझा रहे हैं। हमने ये नोटिस किया वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि जहां पे ज्यादा रेडिएशन टकरा रही, जहां पे कम, हमने ये देखा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, पहले एंगल स्टार्टिंग में तो 0 है, फिर एंगल 20, फिर एंगल ये 20 तक आ गया, 40 के पास आ गया, ऐसे और आगे आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। With the increase in the angle of scattering, we noticed कि number of scattered particles की डिटेक्शन डिक्रीज हो रही। हम अपनी जिंक सल्फाइड स्क्रीन को घुमाते हैं, अलग अलग एंगल्स पे लेके जाते हैं, तो ये पता लगता है कि जब जब एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी स्कैटरिंग, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकरा के आ रहे हैं गोल्ड फॉइल से, वो डिक्रीज हो रहे हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिखे, वो ये दिखे कि वो बिल्कुल सीधा ही निकल गए हैं, वो किसी से टकराए भी नहीं, और बड़े ज्यादा स्मॉल नंबर 0.14% ही आर स्कैटर्ड बाय मोर देन 1। ये क्या वैल्यू दी हुई है, मतलब कि इनका एंगल्स आप कह सकते हो कि 90 डिग्री से कम वाला है। यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग से लिखी हुई है, गलत है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, वैल्यू गलत है। एक्चुअल में ये देखा गया था कि काफी कम पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हुए थ्रू एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर देयर जो अपने पाथ से हटे, मैक्सिमम पार्टिकल सीधा ही निकल गए थे। ठीक है, और हर 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। कि अगर ये एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के, ये जा रहा है, तो 8000 में से एक होता था जो 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता था, ऐसे ऐसे हो गया 90 डिग्री। ये तो नहीं बन रहा है 90, ये एंगल इनका 90 बना।
सो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया पार्टिकल कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ अलग अलग एंगल पे स्कैटर हो रहे हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगता है, उसने क्या अपने कंक्लूजन निकाले इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे, देखिए उसके कंक्लूजन क्या है। इससे ये पता चलता है कि जो एटम में ज्यादातर स्पेस है ना वो खाली ही है। हाउ कैन ही से दैट? क्योंकि अगर ये गोल्ड फॉइल के एटम है ना, एटम, तो देखा गया कि मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधा निकल गए थे, क्योंकि हम पीछे दिख रहा है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पीछे डिटेक्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल्स की डिटेक्शन हुई है एग्जैक्टली बिहाइंड द एटम, एग्जैक्टली टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स। यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे अगर स्क्रीन है जिंक सल्फाइड, मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ पे हमें दिखे, जिसका मतलब अगर पार्टिकल्स सीधा ही आगे जा रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल से पास हो रहे हैं, इसका मतलब जो एटम्स में ज्यादातर स्पेस है वो बिल्कुल एम्प्टी है, लार्ज पार्ट उसका एम्प्टी है, खाली है। और ये भी देखा गया था कि कुछ पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है स्कैटर क्यों हो रहे हैं। उसने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ना, द अल्फा पार्टिकल विच आर गोइंग टुवर्ड्स द एटम, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर ये पार्टिकल जिसकी मैंने एरो बनाया है ये अचानक से बैंड होकर इधर निकल गया, थोड़ा डेविएट होगा अपने पास से, इसका मतलब क्या है कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ने रिपेल किया है, दैट इज वाई ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। उसने ये बोला कि अल्फा चार्ज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, सो एटम के अंदर एक रीजन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो सेंटर में है, क्योंकि वो पार्टिकल डेविएट हो रहे थे जो थोड़ा सेंटर की ओर बढ़ रहे थे ना, वो वहां से डेविएट हो रहे थे। अगर ये जा रहा है ऐसे थोड़ा सेंटर से, ये अपने पास से हट गया, दिस शोज की सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। और बड़े स्मॉल नंबर जो देखा गया था जो एग्जैक्टली बाउंस बैक हो रहा है ऐसे, ये गया कुछ अलग रंग बता देते हैं यहाँ पे, जो सेंटर में से पास हो रहा है, जैसे ये सेंटर में से पास हो रहा है ऐसे, गया गया, ये वाला पार्टिकल तो बिल्कुल बाउंस बैक होके उसी पाथ पे आया। बड़ा स्मॉल नंबर था ये, कहते 8000 में से एक, मींस काफी कम पार्टिकल हैं जो बिल्कुल सीधा टकरा के वापस आ गए। इससे क्या पता चलता है? देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक फुटबॉल को एक दीवार की ओर मारते हो ना, तो क्या होता है, फुटबॉल एग्जैक्टली बाउंस बैक करके पीछे आ जाता है। क्यों आता है? बिकॉज जिससे टकरा रहा है उसका मास ज्यादा है। फुटबॉल अगर दीवार से टकरा के वापस आ रहा है, दिस मीन्स उधर मास ज्यादा है। अगर फुटबॉल किसी छोटी बॉल से टकराता है तो वापस आता है क्या? नहीं आता, उस बॉल को भी आगे भेज देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल टकरा के सीधा वापस आ गया, इसका मतलब क्या था कि सेंटर में ही सारा कोई ऐसा हैवीली मास है, सेंटर में एक हैवी मास बॉडी है। तो इसके बेस पे उसने फिर अपनी एजम्पशंस बनाई और अपना एक मॉडल तैयार किया गया। मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उससे पहले भी कुछ और टर्म्स है वो भी डिस्कस मैंने करनी है। सो क्या कंक्लूजन निकला? 3 कंक्लूजन मैंने आपको बता दूं मैं। पहला कि ज्यादातर स्पेस एटम में एम्प्टी है। दूसरा, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो काफी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पाथ से स्कैटर कर देती है, और सेंटर में ही सारा मास है, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स थे जो बिल्कुल बाउंस बैक होके वापस आ रहे हैं। दिस मींस होल मास इज सपोज टू बी एट द सेंटर, और उस सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो उसने बताया कि न्यूक्लियस वो सेंटर है जहां पे सारा ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो ही स्कैटर कर रहा है पार्टिकल्स को। वो सिर्फ सेंटर में है, क्योंकि बाकी सारे तो स्पेस एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स तो बीच में से पास थ्रू कर गए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ सेंटर में ही है, बाकी स्पेस एम्प्टी है, और सेंटर में ही सारा मास है।
क्योंकि बाउंस बैक भी हुए पार्टिकल। तो ये थे इसके कंक्लूजन्स, और उस सेंटर का नाम दिया गया, उस सेंट्रल कोर का नाम दिया गया एटॉमिक न्यूक्लियस। दिस वाज द सेंटर, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अब उसकी जो एजम्पशंस थी, उसने भी कुछ एजम्पशंस ली, उनके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, फिर उसके एटम के बारे में बात करेंगे, सो ऑन। यहां तक कि किसी को कोई डाउट्स हैं तो आई एम हियर वेटिंग फॉर योर डाउट्स। उतनी देर अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो आपको न्यूज तो मिल गई होगी कि जैसे कुछ बाकी के सब्जेक्ट्स में भी बता दिया होगा कि आपकी फाइल्स अब मंगवानी शुरू हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बात की है, तो मींस नेक्स्ट वीक तो इट इज डन, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई भी डे हो सकता है, आपको अपनी फाइल स्कूल सबमिट करवानी है विद ऑल दैट कवर एंड एवरीथिंग, सारा लिख के। चाहे टेम्परेरी कवर कर दो, बट कवर होना चाहिए, सारी डायग्राम्स होनी चाहिए, रीडिंग्स के टेबल एम्प्टी रखना बस। ओके डन, एंड दिस इज ओवर एंड द क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। तो डाउट्स हैं तो पूछ लो। और वैसे भी ये 9th का टॉपिक है, रदरफोर्ड आपने वहां भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, सेम ही ऑलमोस्ट। कुछ नई चीजें होगी वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। गुड बाय, क्लास इज ओवर।